दोस्तों एक और आईसीसी इवेंट, एक और फाइनल मैच और एक बार फिर से इंडिया फाइनल के अंदर। बस बदला है तो ये कि इंडिया के साथ में जो दूसरी टीम है वो अब साउथ अफ्रीका ना होते हुए न्यूजीलैंड की टीम है। अब एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो ये कि क्या इंडिया इस फाइनल मैच को विन कर लेगी। तो दोस्तों इंडिया इस फाइनल मैच को 100% विन कर लेगी अगर अगर वो रचिन रविंद्र को आउट कर लेती है। क्योंकि दोस्तों जो विकेट मैं आपको बताने वाला हूं ना, जिस तरह का विकेट यहां रहने वाला है और उस विकेट पर जिस तरह के गेंदबाज कमाल करने वाले हैं, उन गेंदबाजों को रचिन रविंद्र और केन विलियमसन बहुत कमाल का खेलते हैं। लेकिन मैंने फिर भी केन विलियमसन का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि केन विलियमसन का जो स्ट्राइक रेट है ना वो थोड़ा सा फिर भी नीचे रहता है, लेकिन जो रचिन रविंद्र है ना वो थोड़ी सी दिक्कतें खड़ी कर देते हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी मेंटेन रहता है और प्लस परफॉर्मेंस तो फिर वो बेहतर करते ही हैं। तो ओवरऑल जो मैच टिका रहेगा वो इंडिया का, वो रचिन रविंद्र के ऊपर टिका रहेगा कि अगर रचिन रविंद्र को इंडिया आउट कर लेती है तो इंडिया इस एक और आईसीसी इवेंट के फाइनल मैच को विन कर लेगी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस मैच के अंदर कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमारी टीम में बिल्कुल जगह बना रहे हैं, किन खिलाड़ियों पर हमें रिस्क लेना है, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। वीडियो को ध्यान से देख लेना। और अगर आप लोग चाहते हो कि भैया इंडिया मैच को विन करे तो यार इस वाली वीडियो पर ना भरपूर लाइक चाहिए मुझे। इंडिया की जीत के लिए एक लाइक तो बनता है, तो लाइक जरूर कर देना और साथ में कमेंट में इंडिया के लिए कुछ शानदार से वर्ड्स लिख देना, क्योंकि लगातार दूसरे आईसीसी इवेंट का फाइनल खेलने जा रही है। सॉरी, लगातार तीसरे आईसीसी इवेंट का फाइनल खेलने जा रही है। एक बार ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे हम, लेकिन चलो खड़ा हूं आज, फिर वही नहीं करना पड़ेगा। यहां पर जीतेगी इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड खेला जाएगा 9 तारीख को, खेला जाएगा दुबई में। और दुबई के इस ग्राउंड पर क्या कुछ होने वाला है वो तो मैं आपको क्लियर कर ही दूंगा। लेकिन अगर आप लोग मुझसे पहली बार आज जुड़ रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में ना बेल आइकन पे प्रेस कर देना, क्योंकि जो अब आईपीएल आने वाला है ना, मजे दिला देंगे, पैसा ही पैसा करेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस कॉपी पेस्ट करते रहना। वीडियो में जो बताता जाऊं उसको ध्यान से सुनते रहोगे, ग्रैंड लीग में भी कमाल करते जाओगे। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। और क्लिक करना डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए, वीडियो के टाइटल पर नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाओगे, जो कि बिल्कुल फ्री है। किसी को चवन्नी नहीं देनी, कोई चौधरी वोधरी आ जाए पैसे मांगने के लिए, उसको पैसे नहीं देने। एडवर्टाइज आपको बहुत देखने मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐड लगाते हैं कि हमारे साथ जुड़ जाओ। नहीं करना, आपको जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं मैं फ्री में जिताऊंगा आपको, कोई प्राइम की जरूरत नहीं है आपको। बस वीडियो को ध्यान से देख लो, इतना कहता हूं कि वीडियो को ध्यान से देख लिया करो। चलिए लाइक के साथ में वीडियो का आगाज करते हैं और शुरुआत करते हैं दुबई के इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर होने क्या वाला है। तो दोस्तों पिछले जो कुछ मैचेस हमने देखे हैं, अब जो वर्ड्स बोलता जा रहा हूं ना, ध्यान से सुनते जाना, कॉपी पेन लेके बैठ लो, अगर कुछ अच्छा लगे तो नोट भी कर लीजिएगा। तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर जो मैच खेला जाएगा, पहली चीज़ तो ये कि बिल्कुल फ्रेश विकेट का इस्तेमाल होना है। अब जो 2-3 दिन का गैप मिला है ना, अच्छा रोल होगा विकेट, बिल्कुल अच्छे से उसको रोल कर दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा और हल्की हल्की जो ग्रास भी आपको देखने मिल जानी है, क्योंकि और क्रैक्स तो थोड़े बहुत आ ही जाएंगे, क्योंकि 3-4 दिन में विकेट बन नहीं पाएगा उतना बेहतर। अब स्पिन तो होगी, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि विकेट से स्पिन तो आपको देखने मिलेगा, जैसा कि आपने पिछले 1-2 मैचेस में देखा भी था। और जब टर्न होगा, स्कोर क्या रहेगा कि भाई 260 270 ये एक्सपेक्टेड स्कोर है। वो स्कोर नहीं आएगा कि 350 बन गया, जो पिछले मैच में लाहौर में बना था। मैंने आपको बताया भी था, अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखोगे ना तो सारी चीजें क्लियर होंगी। लास्ट मैच की वीडियो में क्लियर कहा था कि भाई न्यूजीलैंड ना वन साइडेड इस मैच को विन कर रही है। न्यूजीलैंड ने मैच को जीत लिया वन साइडेडली। आप टेलीग्राम पे जाके देख लेना, अभी भी वैसा का वैसा लिखा हुआ रखा है। ठीक है, अब 37 ओडीआई मैचेस हो चुके हैं। ज्यादातर मैचेस में चेस करने वाली टीम ने अच्छा खेला है, लेकिन यहां पर चेस करना अभी वर्तमान में थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा है विकेट जो है वो मुश्किल हुआ है और विकेट टूटेगा। पहली इनिंग में विकेट काफी बेहतर रहेगा क्योंकि रोल किया हुआ होगा,
बिल्कुल आपको बेहतर सपाट देखने मिल जाएगा, लेकिन जब उस पर खिलाड़ी रनिंग करेंगे, बैटिंग करेंगे, बॉल टिप खाएगी, हल्के से क्रैक्स आएंगे और सेकंड इनिंग में वो ज़्यादा निकल कर आएंगे और वो दिक्कत करेंगे। तो सेकंड इनिंग में दिक्कतें आएंगी अगर ड्यू नहीं आया तो। ड्यू अगर आ जाता है तो फिर एक अलग बात होगी। ठीक है, अब आप यहां पर देखेंगे 264 बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने और गिरते पड़ते बढ़िया बेहतरीन 267 इंडिया ने बनाए 49वें ओवर में जाके। 49वें ओवर में जाके 267 बने थे। ठीक है, और अगर इंडिया का एक आध एक विकेट बीच में और चला जाता ना तो इंडिया भी फंस सकती थी इस मैच के अंदर भी, क्योंकि यहां इंडिया ने 249 बनाए थे और न्यूजीलैंड जो है वो चेस नहीं कर पाई थी, 205 पर ऑल आउट हो गई थी। यहां पे 241 बनाए थे पाकिस्तान ने, जिसे इंडिया ने चेस कर लिया था। बांग्लादेश ने 228 बनाए थे जिसे इंडिया ने चेस कर लिया था। तो बहुत हद तक इस ग्राउंड के ऊपर टॉस जीत करना, पहले बल्लेबाजी करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। पहले बैटिंग कर लो, 270 लगा दो, फिर नहीं हार रहे, फिर हारना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर यहां पे बैटिंग करने में दिक्कतें तो है, बस रजन रविंद्र को आउट करना पड़ेगा। अब यहां पर स्पिनर्स का कमाल देखो आप, 8 विकेट स्पिनर के यहां आए, 11 विकेट स्पिनर ने यहां निकाल दिए। यहां तो खैर 4 विकेट थे क्योंकि स्टार्टिंग का मैच था, फिर 7 विकेट स्पिनर्स को मिल गए। तो अब हमें यह चीज तो बिल्कुल समझ में आ ही रही है कि स्पिनर जब अच्छा कर रहे हैं तो क्यों ना स्पिनर्स को टीम में रख लिया जाए। तो स्पिनर्स जो है ना वो टीम में जगह बना लेंगे। अब स्कोर करने वाले प्लेयर्स भी देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। यहां पे स्टीवन स्मिथ ने स्कोर किया था, नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे। ठीक है, यहां पे स्कोर किया था श्रेयस अय्यर ने, जो कि नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे। तोय धिरदोय नंबर 5 पर थे और सौद शकील यहां पर नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे। पहली इनिंग में पावर प्ले में लगभग आपको 2 विकेट देखने मिल जाएंगे, क्योंकि इनिशियल ओवर में हल्का स्विंग आया था। हल्का स्विंग है नई गेंद के साथ में स्टार्टिंग के 10 ओवर में, और जब स्विंग है ना तो लगभग 2 विकेट के चांसेस बन सकते हैं और लगभग 45 से 50 रन 45 से 50 रन आपको पावर प्ले में देखने मिल जाएंगे। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं कि भाई पावर प्ले में 10 रन बन रहा है, उसका क्या फायदा। ट्रेडिंग करते होगे ना तो उसमें आपके काम आ जाएगा कि 45 से 50 तक लेके चल सकते हैं। सेकेंड इनिंग में 2 विकेट आए थे, 1 विकेट आया, यहां पर 1 आया और यहां पर 1 आया। और जब सेकेंड इनिंग में सिर्फ 1 ही विकेट गिर रहा है तो एक बहुत कमाल की चीज आपको समझ में आएगी कि टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया है। अब टॉप ऑर्डर ने क्या स्कोर किया, शुभमन गिल का 100, विराट कोहली का 100, नंबर 3 विराट कोहली का 84, केन विलियमसन का 81। तो टॉप 3 ने स्कोर किया है सेकेंड इनिंग के अंदर। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है कि पहली इनिंग में फिर भी 3 नंबर के बाद 4 नंबर 5 नंबर स्कोर कर सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में विकेट के चांसेस हैं। लेकिन सेकेंड इनिंग में जितना भी बेहतर विकेट खेल रहा है वो स्टार्टिंग में ही खेल रहा है। स्टार्टिंग के बाद फिर क्या होता है, पिच हो रहा है स्लो, और वहां पर फिर लंबी पारी खेलना तो मुश्किल हो भरा होगा। जो स्कोर आएगा वो ऊपर से आ जाएगा टॉप 3 से। ठीक है, अब यहां तक की सारी चीजें क्लियर है। फास्ट बॉलर्स को 7 विकेट मिले थे, यहां पे 5 मिले थे, यहां तो खैर 10 विकेट आ गए थे और यहां पर 8 विकेट थे। और यहां टोटल विकेट्स कितने गिर रहा है जरा इन पे भी अगर नजर डालें तो 10 और 6 16 विकेट, यहां 19 विकेट गिर गए थे, यहां 14 आ गए थे और यहां पर भी 14 विकेट थे। और बहुत हद तक अगर बात की जाए तो पहली इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ऑल आउट भी हुई है, लगभग ऑल आउट हुई है। 10 9 10 10, मतलब लास्ट की जो 4 इनिंग्स निकली हैं, पहली इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम 40 में से कितने 39 विकेट दे चुकी है। तो ज्यादातर पहली इनिंग के गेंदबाज पटक लो, कुछ डेथ ओवर के रख लो, कुछ स्पिनर पटक लो, आपका विकेट का काम तो कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, यहां तक की सारी चीजें अगर क्लियर हैं तो लाइक के बटन पर अपने हाथों को इसे स्पर्श कीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम दोनों टीमों के हेड टू हेड के बारे में। लास्ट मैच जो आपको पता है कि अय्यर ने 79 किया था, अक्षर पटेल ने 42 किया था, हार्दिक पांड्या का 45 आया था, वरुण चक्रवर्ती अकेले मैच को निकाल कर ले गए थे और 2 विकेट थे कुलदीप यादव के। केन विलियमसन ने 81 का स्कोर किया था, मैट हेनरी के 5 विकेट आए थे इस मैच के अंदर। और इसके पहले जो एक और मैच इंडिया ने खेला था न्यूजीलैंड के साथ में, जिसमें इंडिया ने 397 बनाया था, लेकिन ऐसा नहीं होगा दोबारा से, क्योंकि यह ग्राउंड नहीं है 300 वाला भी, तो फिर हम 400 के लिए क्या जाएंगे। विराट कोहली के 100 आए थे, अय्यर का 100 आया था, गिल का 80 आया था, रोहित शर्मा का 47 आया था
और शामी के 7 विकेट थे। तो दूसरी तरफ डायरन मिचेल का 134, केन विलियमसन 69 और टिम साउथी 3 विकेट। एक ये जो खिलाड़ी है ना, ये इंडिया के लिए बड़ी मुसीबत है। केन विलियमसन 69 और 81 ये स्कोर करता है इंडिया के सामने। मैं आपको 3 नाम बता दूं, यही नोट करके रख लेना आप, रचिन रविंद्र और डायरल मिचेल और केन विलियमसन। ये 3 खिलाड़ी जो है ना, ये इंडिया के सामने ना 90% मैचेस में स्कोर करते हुए आपको नजर आएंगे। अधिकतर मैचेस में 3 में से 2 तो चलने ही चलने वाले, ये आप मान के चलना। अब सबसे पहले अगर इंडिया की बात करें तो चेंजेस तो कुछ बनता नहीं है। शर्मा जी से लेकर गिल के साथ में विराट, श्रेयस, अक्षर, केएल, हार्दिक, जडेजा, यहां तक तो इंडिया के पास में बल्लेबाजी हो गई। पावर प्ले के अंदर जो गेंदबाजी आप देख पाओगे ना, उसमें मोहम्मद शामी का इस्तेमाल होगा सबसे पहले, फिर साथ में आएंगे हार्दिक पांड्या, ठीक है। फिर जब अगर विकेट नहीं आ पाए बाई चांस तो कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती का इस्तेमाल आप देख पाएंगे। फिर डेथ ओवर में क्या होगा कि भैया वरुण चक्रवर्ती से पीछे के ओवर डलाए गए। आप देखेंगे लास्ट मैच में भी कुलदीप यादव के ओवर बचा लिए थे, वरुण चक्रवर्ती के ओवर बचा लिए थे और उनसे ही डेथ ओवर में गेंदबाजी कराई, उन्होंने विकेट भी निकाल दिए। तो ऐसे में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती भी आपको कभी भी 4 से 5 विकेट मार के दे सकते हैं, क्योंकि जब किसी बॉलर को लास्ट के जब बल्लेबाज हिटिंग करने को देख रहा है, वहां गेंदबाजी करने का मौका मिल जाए ना, तो वहां चांसेस बनते हैं, ठीक है। अब यहां पे आ जाइए सीधे, सबसे पहले वेन्यू रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। अब वेन्यू रिकॉर्ड में आपको यह देखने मिलेगा, शर्मा जी ने इस मैदान के ऊपर जो 8 मैचेस खेले हैं ना, उसमें 338 रन बनाए हैं। शुभमन गिल ने 4 मैचेस में 157 बनाया है। विराट कोहली ने 4 मैचेस में 217 का स्कोर किया है। श्रेयस अय्यर ने जो 4 मैचेस खेले हैं उसमें 195 बनाए हैं और इन तीनों ने एक एक शतक लगा दिया। और श्रेयस अय्यर ना 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर करके बैठे हैं। केएल राहुल 4 पारी 165 रन, हार्दिक पांड्या 3 पारी में 81 रन और अक्षर पटेल 4 पारी में 80 रन। हार्दिक पांड्या 5 इनिंग में 4 विकेट निकाल चुके हैं, अक्षर पटेल 4 इनिंग में 5 विकेट निकाल चुके हैं, जडेजा जो है वो 7 इनिंग में 9 विकेट निकाल चुके हैं, शामी 4 में 8, कुलदीप यादव 9 में 15 और वरुण चक्रवर्ती 2 इनिंग में 7 विकेट निकाल चुके हैं। और इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि स्पिनर्स का रोल कैसा रहा है इस मैदान के ऊपर। 9 में 15 और 2 में 7 विकेट, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं रोहित शर्मा जी के बारे में। तो शर्मा जी का काम क्या है, आके बल्ला चलाना। ये तो हम सबको पता है कि आके बैट चलाएंगे और अटैकिंग खेलने का प्रयास होगा। कोशिश उनकी यही होगी कि जितने ज़्यादा रन पावर प्ले में दे दिए जाएं टीम को, उतना बेहतर है। अब ऐसे में ना ये बिल्कुल रिस्की पिक बन जाते हैं। तो स्मॉल लीग में शर्मा जी को रखना मतलब रिस्क बहुत बड़ा लेना है। ऐसे में सिर्फ ग्रैंड लीग में लेके चलूंगा। हाँ, अगर आपके किसी ओपोनेंट के पास मान लीजिए कि शर्मा जी आ गए और शर्मा जी ने स्कोर भी कर दिया, तो ये मत मानना कि उसने बहुत कमाल का एनालिसिस किया था। ये मान लेना कि वो तुक्के से टीम बनाई गई है और उसने स्कोर किया। क्योंकि शर्मा जी ऐसा नहीं कि चल नहीं सकते, शर्मा जी चल सकते हैं, लेकिन इनका काम क्या है कि आके बैट चलाना। और बैट अगर किस्मत अच्छी रही तो वो 70, 80, 90 तो आपको फिर 15 ओवर के अंदर करके दे देंगे, खुद के भी कर लेंगे 70 रन, ठीक है। अब न्यूजीलैंड के सामने रिकॉर्ड तो बहुत कमाल का है। 28 मैच खेले हैं, 37 का बैटिंग एवरेज है, जिसमें 7 बड़े स्कोर बनाए हैं। और अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें तो 36 पारी खेली है, 47 का बैटिंग एवरेज है, जिसमें 14 बड़े स्कोर आपको देखने मिल जाते हैं। दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और जो सेंटनर है वो 2 बार आउट कर चुके हैं, लेकिन 100 गेंदों का इस्तेमाल किया है, तो वो दिक्कत नहीं है। इसके बाद है मैट हेनरी, ये 2 बार आउट कर चुके हैं 60 गेंदों के अंदर और ये पावर प्ले में भी आएंगे। मतलब मैट हेनरी से थोड़ी समस्या बन सकती है। नंबर 2 पर आपको कौन मिलता है? नंबर 2 पे है शुभमन गिल। शुभमन गिल ना बड़े मैच का प्रेशर मैंने देखा है कि हैंडल नहीं कर पाए। अगर आप पुराने 2-3 मैचेस उठाकर देख लो, वर्ल्ड कप फाइनल उठाओ, वहां पर भी क्या हुआ था, कुछ गेंदें डॉट गई, फिर अपना विकेट पावर प्ले में कैच देकर चले गए थे, बहुत इजी सा कैच देकर गए। और मुझे तो शॉट भी याद है कि उन्होंने ऐसे करके शॉट खेला था और गेंद सीधी हाथ में जाके गई थी सामने। अरे यार, एरिया का नाम निकल गया मुझे। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने इनको दिक्कत आती है। तो कुल मिलाकर प्रेशर हैंडल करना बहुत बड़ी बात है। अब यहां पर यह कि शुभमन गिल क्या ये हैंडल कर पाएंगे? खिलाड़ी में कोई कमी नहीं है। अगर आप रिकॉर्ड देखने निकलोगे ना
तो रिकॉर्ड इतना तगड़ा है कि 64 का एवरेज, 54 का एवरेज। रिकॉर्ड में कोई कमी नहीं है, खिलाड़ी में कोई कमी नहीं है, बस बात है कि प्रेशर कितना हैंडल कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हाल फिलहाल में ना मैं सीधा विराट कोहली से शुरुआत कर रहा हूं, सीधा विराट कोहली से। और विराट कोहली मेरी टीम में है क्योंकि प्रेशर और विराट कोहली ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और 57 का बैटिंग एवरेज है, 950 और 6 बार 100 से ऊपर का स्कोर भी है। इसके अलावा पिछले अगर हम 2 सालों की बात कर लेना तो 64 का बैटिंग एवरेज है। जब पहले बैटिंग करने आए हैं तब 77 के बैटिंग एवरेज को मेंटेन किया है। मैट हेनरी इनको 2 बार आउट कर चुके हैं। पिछले जो मैच हुआ था ना उसमें ग्लेन फिलिप का शानदार कैच था। अब एक और मैं आपको बात बता देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। इनको इस टूर्नामेंट के अंदर लेग स्पिन ने 3 बार आउट कर दिया, लेग स्पिन गेंदबाजी ने। चूंकि न्यूजीलैंड के पास में ना लेग स्पिन गेंदबाजी है नहीं है, लेकिन ठीक है। और मिड सेंटर इनको 3 बार पहले आउट कर चुके हैं, लेकिन 250 गेंदों का इस्तेमाल किया है, 250 गेंदों का इस्तेमाल। अब नंबर 4 श्रेयस अय्यर। दोस्तों श्रेयस अय्यर की जो पारी है ना वो छुप रही है, किसी के 100 के पीछे तो किसी के 50 के पीछे। लेकिन श्रेयस अय्यर ने जो अभी तक किया है ना वो काम, मतलब ये मान लीजिएगा कि टीम को यहां तक लेके आने में सबसे इंपॉर्टेंट था। क्योंकि एक मैच जहां पर टीम लगभग अपने विकेट गवा चुकी थी, तीनों ऊपर के, न्यूजीलैंड के ही सामने की बात है, 79 का स्कोर किया। पिछले मैच में 40 का स्कोर किया, 45 का, एक बार 56 बनाया था पाकिस्तान के सामने। तो ओवरऑल देखा जाए ना जितने भी क्रूशियल मैचेस थे ना सब में बेहतर किया है श्रेयस अय्यर ने। तो श्रेयस अय्यर अभी के लिए वनडे फॉर्मेट में नंबर 4 में बहुत कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। तो अय्यर जो है ना ये टीम में बिल्कुल फिट बैठेंगे। अब पहले बैटिंग करेंगे स्पेशली तो 450 और 300 कर चुके हैं। हालांकि अगर आप इनका ये रिकॉर्ड देख रहे हैं ना तो सेकंड बैटिंग करते हुए दोनों मैचेस में बेहतर किया भी है। तो श्रेयस अय्यर दूसरे प्लेयर है जो टीम में आ रहे हैं। अब आते हैं अक्षर पटेल पे। अक्षर पटेल ने कैप्टनसी वाला काम लगभग सभी मैचेस में किया है। कैप्टन ना सही, वाइस कैप्टन वाला काम तो किया ही किया है। चूंकि ये जो विकेट है ना ये ऑलराउंडर के हिसाब का विकेट है, क्योंकि आपको यहाँ पे विकेट भी आ रहे हैं स्पिनर को, प्लस बैटिंग से आपको 30-40 बना देने हैं। वो काम अक्षर पटेल ने किया है और ये कैप्टनसी का बेहतर चॉइस है। इसको ड्रॉप नहीं कर सकते। अक्षर पटेल बिल्कुल कंफर्म प्लेयर है। 18 विकेट निकाले पहले गेंदबाजी करते हुए और 17 का बैटिंग एवरेज है पहले बैटिंग करते हुए। सेकंड करते हुए 40 का है। इनको समस्या आई है ऑफ स्पिन से, इनको समस्या आई है लेफ्ट आर्म मीडियम से। यहां पे ब्रेसवेल और ग्लेन फिलिप 2 इस तरह के गेंदबाज है। इसके बाद लोकेश राहुल। दोस्तों एक बात मैं आपको बता रहा हूं, इसको नोट करके रख लेना। जिस मैच में इंडिया के ऊपर के 3 या 4 विकेट जल्दी चले जाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि लोकेश राहुल को टीम में क्यों खिलाया जा रहा है। मैंने देखा है काफी सारे लोग उंगलियां उठाते हैं। हाँ मान लीजिए कि माना हमने कि वर्ल्ड कप में उन्होंने उतनी अच्छी पारी नहीं खेल पाई थी, बहुत ज्यादा फंस गए थे। लेकिन यहां अगर मैं बात करूं ना तो लोकेश राहुल आपके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे जब इंडिया के टॉप ऑर्डर के 4 विकेट जल्दी चले जाएंगे। तो मान के चलिएगा कि मैच निकालने का काम जो है ना वो लोकेश राहुल ही आपको करके देंगे। तो लोकेश राहुल इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं टीम के लिए, खासतौर से इंडिया टीम के लिए जब टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा। हाल फिलहाल में रखना है या नहीं रखना है इनको ये तय होगा टॉस के हिसाब से। तो इनका सिलेक्शन डिपेंड करेगा टॉस के ऊपर। तो अभी के लिए रिकॉर्ड देखें, 48 का बैटिंग एवरेज पहले बैटिंग करते हुए, सेकंड करते हुए 66 का है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने बैटिंग एवरेज इनका थोड़ा खराब है और सेंटनर इनको 2 बार पहले आउट कर चुके हैं। सेंटनर परेशान करेंगे। इसके बाद हार्दिक पांड्या। अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो हार्दिक पांड्या को लेना ही पड़ेगा। सेकंड बैटिंग में छोड़ सकते हो, कारण क्या है कि सेकंड बैटिंग में फिर बैटिंग आना मुश्किल हो जाएगा और गेंदबाजी चूंकि स्पिनर से ज्यादा कराई जा रही है, इसीलिए हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन पहले बैटिंग में ही ठीक है, सेकंड बैटिंग में ठीक नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे इंडिया ऑलरेडी जडेजा के ओवर पूरे कराती है, कुलदीप यादव के ओवर पूरे करा रही है, फिर वरुण चक्रवर्ती के तो होते ही होते हैं, अक्षर पटेल के ओवर काफी सारे हो जाते हैं। अब शामी और पंड्या इनके ओवर बढ़ रहे हैं और कुछ एक आधे ओवर अक्षर या जडेजा का बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो ये हार्दिक पांड्या इनका सिलेक्शन पहले बैटिंग में ही ठीक होगा। ठीक है, 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है जब पहले बैटिंग की है। सेंटनर ने इनको भी 4 बार आउट किया है। फिर इसके बाद है रविंद्र जडेजा। हाँ हालांकि 2 विकेट निकाले थे लेकिन अभी इनको टीम में रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए। 17 इनिंग 26 विकेट है और बैटिंग आ जाए तो बैटिंग कर लेंगे। शामी ने पिछले मैच में विकेट निकाले,
और अगर इंडिया पहले गेंदबाजी कर रही है तो फिर शामी को रख लेना ठीक होता है, क्योंकि फिर जो टैलेंडर्स है ना उनके सामने गेंदबाजी में आपको विकेट आ जाएगा। तो मोहम्मद शामी डेथ ओवर की गेंदबाजी के लिए अच्छे हैं, पहले बॉलिंग करते हुए बेहतर ऑप्शन है, 15 इनिंग 30 विकेट्स है। इसके बाद कुलदीप यादव 38 में 60 विकेट इनके पास मौजूद हैं। पहले गेंदबाजी कराओगे तो 20 में 31 है, सेकंड करा लो तो 18 में 29 है, और अंतिम नाम है वरुण चक्रवर्ती का, विकेट लेस जाएं बहुत कम चांसेस है। अब ये हो जाए अगर कि इनके सामने बल्ला ही ना चलाया जाए, जब न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग करने आए ना तो 10 ओवर इनके सेफ खेल जाए, 30 रन से खेल जाए, 25-35 रन से खेल जाए, वो एक अलग बात है। न्यूजीलैंड ये सोच ले कि हमें 40 ओवर ही खेलना है ना, तो फिर वरुण चक्रवर्ती को विकेट मिलना मुश्किल होगा, नहीं तो फिर वरुण चक्रवर्ती तो खैर कंफर्म पिक है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं यहां से न्यूजीलैंड के बारे में। तो न्यूजीलैंड की तरफ से शुरुआत में विल यंग आएंगे रचिन रविंद्र के साथ में, केन विलियमसन, डायरल मिचेल, टॉम लैथम, ग्लेन फिलिप, ब्रेसवेल और सेंटनर तक बल्लेबाजी है। नई गेंद से काइले जेमिसन, विल ओरुक और मैट हेनरी गेंदबाजी करेंगे। डेथ ओवर में आएंगे मैट हेनरी प्लस विल ओरुक, और साथ में आपको मिल जाएंगे सेंटनर। अब यहां पर केन विलियमसन जो कि 2 पारी में 91 बना चुके हैं, टॉम लैथम 2 में 27 कर चुके हैं, और मैट हेनरी को 2 पारी में 6 विकेट पहले मिल चुके हैं। अब सबसे पहले विल यंग की तरफ आए तो दोस्तों हमारे पास में इतने सारे प्लेयर्स ऑलरेडी हैं कि विल यंग की तरफ देखना वैसे भी मुश्किल है, और एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 36 मैच खेलकर सिर्फ 2 ही बार 100 बनाया है, तो हम 50 रन के लिए नहीं जा सकते। हमारा मेन फोकस होगा उन खिलाड़ियों पे जो 100 के लिए जा रहे हैं, जिनके आगे नाम दिखाऊंगा। तो हाल फिलहाल में अगर रखना हो तो सिर्फ ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में जगह नहीं बन पाएगी। नंबर 2 पर कौन है? रचिन रविंद्र। अब इस बंदे को देखो, आप 28 पारी में कितने शतक है? 5 शतक है। 5 जो शतक है ना, यही दिक्कत वाली बात है। ऐसे खिलाड़ियों की तरफ हम भाग रहे हैं जो शतक ज्यादा लगाते हैं और 50 कम है जिनके। अब पहले बैटिंग कराओगे तो 40 है, सेकंड कराओगे तो 47 है। शामी 2 बार आउट कर चुके हैं। रविंद्र जडेजा दिक्कत दे सकते हैं क्योंकि ऑर्थोडॉक्स के सामने 44 गेंदों में 2 बार आउट हुए हैं, और अक्षर पटेल भी हैं, चूंकि इंडिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही है, सबसे बड़ी मुसीबत यही है इंडिया के लिए। नंबर 3 पर है केन विलियमसन, एक और ऐसा प्लेयर जो इंडिया के सामने बेहतर खेलता है। ये जो 81 बनाया था इंडिया के सामने बनाया था, लेकिन मैंने ये बात क्यों नहीं कही कि ये दिक्कत है और रचिन रविंद्र दिक्कत है। ये दोनों दिक्कत इसलिए नहीं बन सकते एक साथ में क्योंकि इनका स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे ना तो 80 के आसपास, 90 के आसपास स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं। तो वो जो स्ट्राइक रेट से ना एक दिक्कत हो जाती है कि टीम बड़े स्कोर की तरफ नहीं जा पाती कई बार। हाँ, वो एक अलग बात है कि इंडिया ने बनाई 200-250 रन है। अगर इंडिया 225 बना रही है, 220 बना रही है, 230 बना रही है, तो फिर ये तो फिर परेशान कर देंगे, ये इनका विकेट नहीं मिल पाएगा फिर इंडिया को। हाँ, अगर इंडिया ने 350 कर दिए पहले बैटिंग करते हुए तो फिर केन विलियमसन दिक्कत देंगे, उनकी खुद की टीम को दिक्कत देंगे। ठीक है, हालांकि आपकी ड्रीम टीम में आ जाएंगे। कुलदीप यादव 2 बार आउट कर चुके हैं और अक्षर पटेल इनको 2 बार आउट कर चुके हैं। और इसके बाद है डायरल मिचेल। डायरल मिचेल का इस मैच में 50 पक्का है। डायरल मिचेल का इस मैच में 50 पक्का है, रख सकते हो। ठीक है, 48 का बैटिंग एवरेज है अगर सेकंड बैटिंग करने आते हैं, और 50 का बैटिंग एवरेज है अगर पहले बैटिंग करने आते हैं। शामी इनको 3 बार आउट कर चुके हैं और कुलदीप यादव 2 बार आउट कर चुके हैं। डायरल मिचेल का इस मैच के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगा। इसके बाद टॉम लैथम है, 31 का बैटिंग एवरेज है, लेकिन जब इंडिया के सामने आते हैं तो 47 का है। अब अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो केएल राहुल की तरफ चले जाओ, लेकिन अगर इंडिया सेकंड बैटिंग कर रही है और पहले बैटिंग न्यूजीलैंड कर रही है तो फिर टॉम लैथम की तरफ आया जा सकता है। कुलदीप यादव 3 बार आउट कर चुके हैं और अक्षर पटेल इनको 2 बार आउट कर चुके हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम, राइट आर्म मीडियम इनको दिक्कत देती है, इसीलिए यहां पे आप देखोगे हार्दिक पांड्या का नाम है। और ग्लेन फिलिप को इंडिया के सामने विकेट तो नहीं आएंगे, बल्लेबाजी से रन आ सकते हैं। बल्लेबाजी भी मुश्किल है क्योंकि स्पिन बिल्कुल नहीं खेल पाते, बिल्कुल भी नहीं खेल पाते स्पिन। और अगर वरुण चक्रवर्ती सामने है तो फिर ये वरुण चक्रवर्ती का विकेट है कंफर्म वरुण चक्रवर्ती का विकेट है। हाँ, एक आधिक चौका मार दे, छक्का मार दे, ठीक है, लेकिन स्टंप पे या तो पैड पर गेंद खाएंगे या स्टंप में खाएंगे। वरुण चक्रवर्ती इनको समझ में नहीं आएंगे, तो ये विकेट कंफर्म है वरुण चक्रवर्ती के खाते में अगर इनके सामने गेंदबाजी करने आ जाते हैं तो इसीलिए ग्लेन फिलिप मेरी प्राइम चॉइस नहीं है इस मैच के लिए। इसके बाद है ब्रेसवेल।
दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पिक बनेगा, ये अच्छा खेल लेता है स्पिन। 29 इनिंग में 32 विकेट खाते में है। आपने देखा होगा जब न्यूजीलैंड श्रीलंका खेलने गई थी तब पूरी टीम नहीं चल रही थी स्पिन की वजह से, तो एक ब्रेसवेल स्कोर कर रहा था और एक खिलाड़ी और था, दिमाग से निकल गया मेरे, 2 खिलाड़ी स्कोर कर रहे थे ओनली उस टूर्नामेंट के, उस सीरीज के अंदर। तो ब्रेसवेल जो है ना स्पिन ठीक खेल लेता है और स्पिन अच्छी कराता भी है। लेग स्पिन के सामने इनको थोड़ी परेशानी आई है, 46 गेंदों में 4 बार आउट हुआ है और ऑर्थोडॉक्स ने इनको 2 बार आउट किया है। फिर इसके बाद अगला नाम है सेंटनर का। ये खिलाड़ी स्टंप नहीं छोड़ेगा, अगर पिच ने मदद की है तो फिर ये मदद लेगा। सेंटनर मतलब सेंटनर, पिछले मैच में भी अगर साउथ अफ्रीका किसी से हारी है तो वो सेंटनर से हारी है, क्योंकि भले से उन्होंने बड़ा स्कोर बना लिया था लेकिन क्लोज तो चली गई थी लगभग, और बैटिंग विकेट था 350 तो बनना ही था, पर सेंटनर ने जो 3 विकेट निकाल दिए ना वहां पे दिक्कत आ गई है। तो सेंटनर जो है ये एक बेहतर पिक है, बल्लेबाजी बॉलिंग दोनों करके देगा। दो बार इनको शामी ने आउट किया है, 3 बार इनको हार्दिक पांड्या ने आउट किया है और इनके पास में है 29 इनिंग में 37 विकेट। चाहे इंडिया के सामने इन्हें विकेट ना मिले लेकिन ये रन भी नहीं खाएंगे उतने ज्यादा, ठीक है। इसके बाद मैट हेनरी इंडिया के सामने हमेशा अच्छा करते हैं, 11 पारी में 21 विकेट है, लगभग हर एक मैच में 2 विकेट। और काइल जेमिसन जिनके पास में 15 इनिंग में 16 विकेट्स हैं। और अंतिम नाम है विल ओरुक का, जिनके पास में 13 पारियों में 20 विकेट शामिल हैं। पहले गेंदबाजी कराओगे तो 7 इनिंग में 12 विकेट्स इन्होंने निकाले हुए हैं। अब अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात कर लें तो सबसे पहला नाम है अक्षर पटेल का, फिर है सिंगल दुक्की से खेलने वाले केन विलियमसन का, फिर विराट कोहली का, फिर हार्दिक पांड्या अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करने आती है तो ये आपको नाम सजेस्ट है। इसके बाद रचिन रविंद्र और श्रेयस अय्यर। टीम कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं तो दोस्तों जितने भी भाई बंधु हैं जिन्होंने अभी तक ऑनेस्ट 11 एप्लीकेशन को साइन अप नहीं किया है, ऑनेस्ट 11 एप्लीकेशन साइन अप कर लेना, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन कम है, 0% कमीशन वाले कॉन्टेस्ट मिल जाते हैं, लीडर बोर्ड आपको मिलेगा, फ्री गिवअवेज आपको मिल जाएंगे, इतने ऑफर आपको सिर्फ मिलते हैं तो वो मिलेंगे ऑनेस्ट 11 एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे सबसे पहले केएल राहुल, विराट कोहली, केन विलियमसन, वाइस कैप्टन में रचिन रविंद्र, श्रेयस अय्यर हैं, हार्दिक पांड्या, मिच सेंटनर, मिचेल ब्रेसवेल, कप्तान हमने अक्षर पटेल को बनाया, मैट हेनरी और वरुण चक्रवर्ती। ज़्यादा से ज़्यादा इस टीम में मैं मोहम्मद शामी को ऐड कर सकता हूं अगर इंडिया पहले बॉलिंग करे तो, और या फिर कुलदीप यादव, क्योंकि दोनों ने ही डेथ ओवर में गेंदबाजी की थी तो चांसेस हैं कि इनको विकेट मिल जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि दोस्तों आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ध्यान रखिएगा कि दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।